नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। डेट है आज की 9 जुलाई और हम डिस्कस करेंगे वेरियस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। चाहे बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस की, सीएपीएफ की, सीडीएस की या अदर वेरियस एग्ज़ाम्स की जिनमें करंट अफेयर की वेटेज काफ़ी बढ़ जाती है, तो उनके लिए उनके हिसाब से ये जो आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस करते हैं सभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री का मिशन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, क्या आई है न्यूज़ में? मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन। ठीक है, डिजिटाइजेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप मिशन, ये इसके बारे में बात करेंगे। ओवरसीज़ पढ़ाई कराएंगे स्टूडेंट्स को इंडिया के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, एसटी, एससी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, उनके बारे में स्कीम होती है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। मेल्टिंग ग्लेशियर्स ट्रिगरिंग वॉल्केनोस, ये एक ना बहुत अच्छा आर्टिकल आया है और इसको ना बहुत ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, कि किस तरीक़ा से जो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो रहे हैं तो वो किस तरीक़ा से वॉल्केनोज को ट्रिगर कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये एक इन्वायरमेंटल इशू हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। ठीक है, स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया, ये GS1 की बात करो या GS2 की बात करो, दोनों में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो GS1 में आया था 2023 में। ठीक है, मैपिंग फॉर प्रीलिम्स, ये देखेंगे, ये कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से मैपिंग हो जाती हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, जो आई हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने उठाई हैं और इंडियन एक्सप्रेस से उठाई हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। ठीक है, न्यूज़ क्या आई है कि जो भारत सरकार है, सेंटर है, उसने इनिशिएटिव लिया है एक कि हम डिजिटाइज करेंगे 50 करोड़ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स पेजेस को। कितने सालों में? 3 सालों में। ठीक है, ताकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको प्रिजर्व किया जा सके और डिजिटाइज किया जा सके। ठीक है, ये इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया है। ये 3 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और कौन से मिशन के अंडर लिया गया है इसको? ज्ञान भारतम मिशन के लिए। ज्ञान भारतम मिशन क्या काम है इसका? डिजिटाइज करना और प्रिजर्व करना मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री जो रिकॉर्डेड है और लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है? जैसे कि वेरियस मटेरियल्स की बात करें तो पाम लीव्स हो गया, पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है जैसे कि संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन में। ठीक है, तो हमारे भारत की जो एंशियंट हिस्ट्री है अगर वो पूरी बात करें तो ये इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी हुई है ना। पाम लीव्स हो गया, पेपर क्लोथ्स, हिस्ट्री तो 5000 साल का तो रिकॉर्ड हमारे पास लिखा ही हुआ है। कभी मोहनजोदारो का भी रिकॉर्ड निकला था जैसे। ठीक है, वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी जो स्क्रिप्ट्स थी, लिपीज थी, वो भी निकली हुई है ना। तो उसी तरीक़े से रिकॉर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, संस्कृत में, अरेबिक में, पर्शियन में। तो ये जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है ये 3 साल के लिए इसको कंप्लीट करने का इसमें एक्सपेक्टेड है कि भाई इतने साल में इसको कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं ज्ञान भारत मिशन के बारे में। ठीक है, तो जो ज्ञान भारत मिशन है ये लॉन्च हुआ था यूनियन बजट 2025 या 26 के 2025-26 में हुआ था। ठीक है, 2025-26 में, ये इसी साल में ये अनाउंस हुआ है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है ना, ये उस पर फोकस करेगा। जो गवर्नमेंट भारत सरकार का कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है उसके लिए ये फोकस करेगा ये मिशन जो है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये याद रखना। अगर पूछ ले आपसे ज्ञान भारतम मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कब ये लॉन्च हुआ था? यूनियन बजट 2025-26 में। ठीक है, 2025 में। की ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये प्रिजर्व करेगा, प्रमोट करेगा, सर्वे देगा निकाल के, डॉक्यूमेंटेशन करेगा और कंजर्व करेगा इंडिया के एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, ताकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये एक्सेसिबल हो सकें स्कॉलर्स के लिए और पब्लिक के लिए। यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ या उनको प्रोग्राम्स में ऐड किया जाए। भारत सरकार इस तरीक़ा के कुछ आगे फ्यूचर में चल के प्रोग्राम्स बनाए ताकि हम इंडियन लैंग्वेजेस को जो अभी तक डिकोड नहीं हुई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उनके लिए कोई कोर्स बनाए, या अलग प्रकार के कोर्स तो अभी भी रनिंग ही है ना। तो उस प्रकार के लिए तो एक्सेसिबल हो सके हिस्ट्रीज़ को और डीप उनमें जाने के लिए
स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ताकि एक्सेसिबल हो सके स्कॉलर्स के और पब्लिक के लिए, इसीलिए इसको एक तरीक़ा से प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है, और डिजिटाइज किया जा रहा है। बात करें स्कोप एंड कवरेज की तो टारगेट करेंगे, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान भारतम मिशन जब लॉन्च हुआ था उसके बारे में। अभी तो इन्होंने 50 करोड़ पेजेस की बात की है, लेकिन उनका जो टारगेट है वो है 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ठीक है, उनको डिजिटाइज़ करने का। जो भी लोकेट हैं म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज़ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट कलेक्शन जो भी किसी के पास अगर है किसी का, तो उन सबको इन्होंने कवर करने की बात की है। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाने की बात की है इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए, ठीक है, और प्रोटेक्ट किया जा सके मैन्युस्क्रिप्ट्स को फिजिकल डिके होने में। पाम लीव्स पे लिखा हुआ है डिके हो जाएगा, क्लोथ पे लिखा हुआ है डिके हो सकता है, या फिर कोई और, जैसे आपको तो पता ही है, सबने हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार के अंदर, उसको जला दिया गया था। और वो कहते हैं कि वो 1.5 से 2 महीने तक जली थी जब बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया था। तो आप सोचिए ना कि उस टाइम पे हमारे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखे थे, इतना ज्ञान था उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो सब जल के राख हो गया। तो क्या पता ऐसा कोई हज़ार्ड, आजकल आप फायर इंसिडेंट काफ़ी देख रहे हो, फ्लडिंग हो रही है कहीं ना कहीं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो ये इसको फिज़िकल जो नॉलेज सिस्टम है जो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में रखा हुआ है, ये फिज़िकल डिके ना हो जाए या इसका कोई लॉस ना हो जाए, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिजिटाइजेशन के थ्रू, ठीक है, डिजिटाइजेशन के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स NMM किसके अंडर काम करता है? ये NMM ये करता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंडर काम करता है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। फंडिंग है इसकी, जो फंडिंग वो बढ़ा दी गई थी 3.5 करोड़ टू 60 करोड़ रुपीज़, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेन गोल वही है, इंश्योर करना लॉन्गेजिविटी, प्रोटेक्शन और ग्लोबल एक्सेस, ताकि जो विदेशों में भी जो लोग बैठे हैं, जो जानने के इच्छुक हैं भारत के कल्चर को, इंडियन हमारे एंशियंट नॉलेज को, विजडम को, तो उनके लिए भी एक्सेस हम बढ़ा सकें। इसीलिए इस डिजिटाइजेशन का सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, किसके अंदर? ग्लोबल भारतम मिशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने जाना बहुत अच्छे से, ज्ञान भारतम मिशन ने, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर GS 1 में, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब ये कुछ मैंने ना मैपिंग तैयार की हैं आपके लिए, जो कि प्रीलिम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बांदा अके प्रोविंस है, बांदा अके प्रोविंस, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? ये रही इंडोनेशिया में, ये रही बांदा अके प्रोविंस। ये न्यूज़ में आई थी अभी, जब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जब बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है उसका, तो सुनामी की बात, अर्थक्वेक की बात उसमें आई थी कि ये कहीं ना कहीं प्रोन एरिया है, क्योंकि 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी हमारे इंडियन कोस्टल एरिया में, और जो उस टाइम पे बे ऑफ बंगाल था, इंडियन ओशन का जो पार्ट है, उसका जो ओरिजिन था ना 2004 सुनामी का, जो अर्थक्वेक का सेंटर था वो यही था। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये द हिंदू से मैंने उठाया है, और ये रहा है इंडोनेशिया, और ये रहा मलेशिया, ठीक है। ये साउथ चाइना सी है, ये इंडियन ओशन, और ये है आपका बांदा अके। अगर कहीं मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि ये प्रोविंस कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का, इसलिए न्यूज़ में आया था, ठीक है। लटाकिया प्रोविंस ये है सीरिया के अंदर, ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो है वाइल्ड फायर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। ये रहा लटाकिया प्रोविंस। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये रहा लटाकिया प्रोविंस। अब ये मैंने क्यों लिया, आप मेरे से पूछोगे आपने ये सर क्यों लिया, ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ खबर में है। तो आपको पता होगा कि जो लेवेनेंट क्वेश्चन आया था ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन का, इसको लेवेनेंट कहते हैं, और ये तो फेवरेट मैपिंग एरियाज़ में से है UPSC के। यहाँ से तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जॉर्डन है, इससे क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो बॉर्डर नहीं कर रही है मेडिटेरियन सी को, ठीक है।
उसमें इराक है नहीं, इराक नहीं था, जॉर्डन था, इसराइल था, लेबनान था और सीरिया था, तो जॉर्डन नहीं करता। ठीक है, लेबनान के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो लटाकिया प्रोविंस के ऊपर आपसे मैच द फॉलोइंग में, आजकल मैच द फॉलोइंग में सिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा चलन चल चुका है ना, पहले भी था, तो क्या आपसे पूछ नहीं सकता कि लटाकिया प्रोविंस कहाँ पे है? सीरिया के अंदर है, यमन के अंदर है, और ये तो वैसे भी न्यूज़ में है जो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से, या कतर में है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरिया के अंदर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला लटाकिया प्रोविंस सीरिया के अंदर है। ठीक है, और ये रहा मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी। ठीक है, अगला है लिप्जिक, ये लिप्जिक है जर्मनी के अंदर है। ठीक है, लिप्जिक ये रहा अपना लिप्जिक। ठीक है, छोटा सा एक जर्मनी के बारे में अभी जानेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है PYQ 2024 में, क्वेश्चन आया था PYQ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक फैट फैक्ट्री मिली है निएंडरथल्स की। ठीक है, 1,25,000 साल पुरानी निएंडरथल्स की फैट फैक्ट्री मिली है। फैट फैक्ट्री मतलब निएंडरथल्स ने जो एनिमल्स बोन हुआ करती थी उनमें से फैट निकाला है, और उसकी यहाँ पे फैक्ट्री बनाई थी उन्होंने उस टाइम पे। तो ये जो है एरिया इसलिए न्यूज़ में है, ये भी मैंने द हिंदू से उठाया है। ठीक है, तो द हिंदू से मैंने ये उठाई थी कि निएंडरथल्स ने एक फैट फैक्ट्री बनाई थी यहाँ पे, एनिमल बोन से उस टाइम पे फैट को निकाला जाता था। तो इसलिए ये जो एरिया है जर्मनी का, ये जगह जो है, ये सिटी, ये न्यूज़ में है। तो आपसे पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में चांसेस हैं, मैंने इसलिए इनको लिया। मैं धीरे धीरे ना आपको जो मैपिंग है ना वो ऐसे ही कराऊंगा, और एक बार एक होलिस्टिक मैपिंग हम कराएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सिटी जान लो, मैं अब बताता हूँ आप क्यों पढ़ा रहा हूँ उसको। पढ़ाने का ये नहीं कि मैं आपको यूँ ही पढ़ा रहा हूँ खामखा। ठीक है, क्वेश्चन आया था यूक्रेन कितनी कंट्रीज से बॉर्डर करता है, आया था नहीं आया था? तो क्या जर्मनी का नहीं आ सकता? ठीक है, या फिर फ्रांस का नहीं आ सकता, या इनमें से किसी का नहीं आ सकता? या कौन कौन सी, क्वेश्चन आया था नॉर्थ सी से कौन कौन सी बॉर्डर कर रही है, 2024 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एल्प्स कौन कौन सी कंट्री के अंदर आ रहा है, तो यूरोप से तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये जो एरिया है, ये ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट हो जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं छोटा सा जर्मनी के बारे में। ये जर्मनी है। ठीक है, इसकी सिटीज़ हैं, हैम्बर्ग है, बर्लिन है, लिपिजी हमने पढ़ा, फ्रैंकफर्ट है और म्यूनिक है। कोई बात नहीं, ये अपन सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं न्यूज़ में। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं जो इससे बॉर्डर करती हैं। नेदरलैंड करती है, ठीक है, बेल्जियम करती है, फ्रांस करती है, स्विट्ज़रलैंड करती है, ऑस्ट्रिया करती है, ठीक है, चेक रिपब्लिक करती है, पोलैंड करती है, और ये क्या करती है, डेनमार्क। ठीक है, इधर बाल्टिक सी है और इधर नॉर्थ सी है। ये जो है जर्मनी को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ हो गई, 9 कंट्रीज़ हो गई, 1 2 3 4 9 आप गिन लेना पूरी। ठीक है, 9 है पूरी। और ये अपना नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, यहाँ से तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2024 में, आप देखिए ना प्रीलिम्स उठा के कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। सेम इसी से कि कौन कौन सी कंट्रीज़, और उसमें कंट्री के नाम दिए गए थे। ठीक है, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन यही था, नॉर्थ सी से था, और उसमें जर्मनी भी था ऑप्शन में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये निएंडरथल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, निएंडरथल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं रिलेवेंस इनका बढ़ जाता है। अब ये हमने कल पढ़ा था लीमा। लीमा क्या है, पेरू की राजधानी है, और यहाँ पर एक जो है, जो एक सिटी है उसको, ये एक सिटी फाउंड हुई है, ओल्ड सिटी, कितनी 3600 साल पुरानी। ठीक है, ये कल मैंने पढ़ाया था आपको। ये बरांका प्रोविंस न्यूज़ में था कल, बरांका प्रोविंस। बरांका प्रोविंस कहाँ है, पेरू के अंदर है। पेरू कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, साउथ अमेरिका का मैप खोलना, ये पैसिफिक ओशियन है, इसी में ये बॉर्डरिंग कंट्री है, ये पैसिफिक ओशन के इसके वेस्ट में, किसके वेस्ट में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में। कौन सी कंट्री है, पेरू। पेरू का एक प्रोविंस है बरांका। बरांका न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ एक ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे फाउंड की गई है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। ठीक है, बरांका प्रोविंस याद रखना, लीमा के ऊपर है, लीमा राजधानी है इसकी, कैपिटल है। ठीक है, अब ये है बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है, ओलिव रिडली टर्टल की नेस्टिंग साइट है। ये भी हम पढ़ते थे अभी तक, कौन सी, गहीर माथा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बालूखंड भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपसे क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया किसी पे एग्ज़ाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रिडली टर्टल, ठीक है, नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रिडली टर्टल, आपको ऑप्शन दे दिया उसमें, गहीर माथा, ठीक है, बालूखंड, और एक दे दिया कोई आपको नॉर्थ ईस्ट का
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या एक दे दिया आपको कहीं उत्तर प्रदेश की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप सोचोगे कि यार हमने तो अब तक गहीर माथा पढ़ा था, भालूखंड थोड़ी था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है प्लांट हो सकते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन में, या आपको पूछ सकता है कि भालूखंड कहाँ पर है, भालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। उड़ीसा स्टेट से मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, केरल डाल सकता है, ठीक है, या कहीं किसी ऑप्शन में आ जाए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी द हिंदू से लिया गया है, ठीक है। ये हमने छोटी सी मैपिंग जानी। लटाकिया प्रोविंस सीरिया के अंदर है, ठीक है। देखो ये रहा उड़ीसा इंडिया के मैप में, और उड़ीसा में ये रहा लटाकिया, और ये रहा अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये कौन सी है, ये है अपनी भालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये अपना लटाकिया है, ये अपना बांडा एके हमने पढ़ा 2004 का, यहाँ पर अर्थक्वेक का सेंटर था जो सुनामी आई थी, ठीक है। और ये अपना लिप्जिक, यहाँ पर क्या है, निएंडरथल्स की फैट फैक्ट्री मिली है। कहाँ पर है ये, जर्मनी में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी समझने में। बढ़ते हैं आगे। एक स्कीम है जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, क्या नाम है स्कीम का, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ओवरसीज का मतलब क्या है, बाहर पढ़ने के लिए कहीं पे भेज रही होगी सरकार आपको एक तरीक़ा से फंडिंग कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई स्कीम है तो सरकार फंडिंग कर रही है। इसका नाम क्या है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। न्यूज़ में क्यों है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इसमें जो स्टूडेंट थे वो बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले थे, उनको जो प्रोविजनल अवार्ड लेटर्स दिए जाने वाले थे ना, सरकार ने कुछ स्टूडेंट्स के जो लेटर्स थे उनको अभी रोक लिया है, एक तरीक़ा से विदहेल्ड कर लिया है, ठीक है। क्यों कर लिया है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है। फंड्स की कमी हो गई है, स्टूडेंट्स को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, उसमें जो फंड्स चाहिए होते हैं सरकार को, एक मिनिस्ट्री के लिए एलोकेशन होता है फंड्स का, वो फंड्स उसके पास है नहीं इसी टाइम पे। तो इसलिए ये जो स्कीम है वो न्यूज़ के अंदर है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि फ़ंड एलोकेशन की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज़ पढ़ना चाहते हैं बाहर की कंट्री के किसी यूनिवर्सिटी में, वो नहीं जा पाएंगे। तो ये एक कंसर्निंग इशू हो जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्कीम के बारे में जानते हैं। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जाना, किसकी स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है ये, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है इसका, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में जो स्टूडेंट हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, उनको या तो पीएचडी करने के लिए भेजना या मास्टर्स करने के लिए भेजना बाहर, ठीक है, अब्रॉड भेजना है उनको। इससे उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहती है सरकार। ये इसका मिशन है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, कौन कौन सी हम उनके बारे में जानेंगे। उनके जो बच्चे हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, सरकार उनको बाहर भेजेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। कौन है वो टारगेटेड ग्रुप्स, कौन कौन से हैं, एससीज, शेड्यूल कास्ट, डी नोटिफाइड एंड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स, ठीक है, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स जिनके पास लैंड नहीं है, और ट्रेडिशनल आर्टिसंस के बच्चे, ठीक है। इनको भेजेगी सरकार बाहर पढ़ने के लिए, समझे। ये हैं अपने जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एनुअल स्लॉट कितना है, 125 स्कॉलरशिप दी जाएगी एनुअली, ठीक है। इसमें भी वेरिएशन है, कैसे, 115 दी जाएगी एससीज के लिए, 6 दी जाएगी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, और 4 दी जाएगी लेबर और आर्टिसंस के लिए, ठीक है। जेंडर कोटा की बात करें तो 30% इसमें रिजर्वेशन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रखा हुआ है साइड में, जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन अब्रॉड में, ठीक है। कितना है, 30%। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बात करें अगर क्वालिफ़िकेशन की, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें 60% अबव होने चाहिए, और अगर आप पीएचडी में जा रहे हो तो आपके मास्टर्स में 60% अबव होने चाहिए, ठीक है। या तो 60% होने चाहिए, 60% से अबव होने चाहिए। एक जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, सरकार मैंडेटरी करवाएगी अनकंडीशनल एडमिशन। किन में, जो टॉप 50 क्यूएस रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना अब्रॉड के, हमने पढ़ा था ना क्यूएस रैंकिंग में भी आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है, तो वही क्यूएस रैंक्ड इंस्टीट्यूशन जो टॉप 500 हैं उनमें एडमिशन कराएगी फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में जो बड़े रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एडमिशन कराएगी। ठीक है। जोग्राफिकल बैलेंस करें, बात करें तो 10% स्लॉट पर स्टेट के हिसाब से दिया जाता है, हर स्टेट को 10% का कोटा फिक्स है यहाँ पर। ठीक है। और ये जो है फोकस करता है किस पे, जो एसडीजी गोल्स हैं यूएन के, क्या, क्वालिटी एजुकेशन, और एसडीजी 10 रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़, किस में, एजुकेशन में, सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में, उसको कम करने के लिए ये फोकस करता है ये जो मिशन है, नेशनल स्कॉलरशिप मिशन फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये हमने जाना इसके बारे में। यहाँ फ़ंड की कमी से नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें फ़ंड की कमी से कुछ बच्चे हैं जो नहीं जा पाएंगे फंड्स की कमी से ओवरसीज़ अपनी एजुकेशन को पढ़ने के परसू करने के लिए। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। समझे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आईआईटी खड़गपुर जो है उसने एक सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है। क्या सपोर्ट सिस्टम है कि जो वुमेन है कैंपस के अंदर वहाँ पे, ठीक है, इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। आईआईटी है खड़गपुर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो इसमें जो वुमेन है, ठीक है, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो स्टाफ की हो, उनको ट्रेन किया जाएगा कैंपस मदर्स के तरह। ठीक है। कैंपस मदर्स की तरह उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो सपोर्ट कर सके, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, इमोशनल सपोर्ट किन के लिए, जो बच्चे स्ट्रेस में हो या हो सकते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, एक तो आईआईटी में है, ठीक है, दूसरा एक रिगरस कंपटीशन से बाहर निकल के आए हैं, ठीक है, घर से दूर हैं, एकेडमिक प्रेशर, पर्सनल प्रेशर्स, फाइनेंशियल प्रेशर्स, सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स, रैगिंग हो रही है कहीं पे, हालांकि अभी अलाउड नहीं है यूजीसी की गाइडलाइंस के थ्रू, सरकारी गाइडलाइंस के थ्रू, लेकिन कहीं पे भी होती है। ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी अगर मेंटल स्ट्रेस कोई बच्चा लेके बैठा है तो उसके लिए आईआईटी खड़गपुर ने एक नया अपना एक सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें कैंपस मदर का जो उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो बच्चों को सपोर्ट कर सके मेंटली, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दे सके। ठीक है। इससे एक स्टूडेंट वेलकम कमेटी भी बनाई गई है जो यूज़ करेगी एआई टूल्स को ट्रैक करने के लिए स्टूडेंट की वेलबींग को, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा कि आप स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है। देखो भारत के अंदर क्या है ना, जो मेंटल स्ट्रेस है स्टूडेंट्स के अमंग वो काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी भी। ठीक है। उससे हो क्या रहा है, उससे जो स्टूडेंट्स में या जो कम एज के बच्चे हैं उनमें सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। जो मेन आर्टिकल है सुसाइड के ऊपर ही है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। सोसाइटी में आप रह रहे हो, सोसाइटी का क्वेश्चन है ये, और सोसाइटी का बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन का एक पार्ट है वो, उसमें स्टूडेंट्स भी तो हैं, उसमें बच्चे भी तो हैं, टीनेज हो गए, एडोलसेंस हो गए, या फिर 20s में जो 30s में अपने बच्चे हैं, 20s की बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो वो भी तो एक पॉपुलेशन का हिस्सा है ना। अब उनकी जो उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो मेंटल वेलबींग है, वो भी तो एक टॉपिक हो जाता है ना। आप आए दिन न्यूज़ पढ़ते हो कोटा के अंदर सुसाइड का, या किसी और यूपीएससी स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं दिल्ली के अंदर या कहीं और देश के किसी कोने में। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिस्कशन के लिए। और यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वुमेन सुसाइड क्यों बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 था ये 2023 का। ठीक है, कि वुमेन सुसाइड इंडिया के अंदर क्यों बढ़ रहा है। तो क्या स्टूडेंट सुसाइड के ऊपर नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसी की हम बात करेंगे टॉपिक में। इसमें ये एक कैंपस मदर इन्होंने करके सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है। और बात करते हैं कि द एम इज़ टू प्रिवेंट सुसाइड, ये एम है इसका मेन, इसका, ठीक है, जो ये सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है इसका मेन एम है ये। अब बात करते हैं इंडिया में इस इशू की जो नंबर्स हैं उनके बारे में, और जो ट्रेंड है या जो फिर स्कीम्स, हम हर प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको समझेंगे। तो भारत में क्या है कि जो स्टूडेंट सुसाइड है वो बढ़ गया है 64%। अगर बात करें 10 साल की, 2013 से 2022 की, कितने केसेज है पूरे डिकेड में, करीब करीब 1 लाख। ठीक है, 1,03,961। ठीक है,
ये इतने केसेस हैं डिकेड के अंदर पूरे। और 2022 की अगर अकेले की बात करें ना तो 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में ना एक हॉरिफाइंग नंबर हो जाता है। एनुअल ट्रेंड की बात करें तो ये 4% की एवरेज से 4% से ये बढ़ रहा है स्टूडेंट सुसाइड रेट इंडिया के अंदर। कंसर्निंग इशू है इस पे। सरकार ने स्टेप लिए हैं और इस तरीके के इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, की कॉज की बात करें तो 50% जो यूथ सुसाइड है, अगर बात करें 18 से 30 साल के बीच में, तो वो लिंक होते हैं फैमिली, पर्सनल रिलेशंस, रोमांटिक रिलेशन या मैरिटल स्टेटस की वजह से। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो होता है एकेडमिक। ठीक है, इसी में भी एकेडमिक है, लेकिन 50% इसमें इनको इंक्लूड किया गया है, फैमिली, रोमांटिक और मैरिटल स्ट्रेसेस, और बाकी अपना जो वैसा स्ट्रेस लेते हैं लाइफ के, जो और भी उनके फेजेस चल रहे हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, और एकेडमिक प्रेशर एक मेजर फैक्टर है, स्पेशली इन इलीट इंस्टीट्यूशन, जिससे कि हम IITs की बात करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ और नंबर की बात करते हैं तो 98 जो सुसाइड्स हैं 4 साल के बीच में, ये IITs, NITs और IIM में हुए हैं, और 39 तो IIT में हुए हैं। अगर बात करें रीज़न की तो 60% हुए हैं ड्यू टू एकेडमिक स्ट्रेस, 39 सिर्फ IIT में हुए हैं, और 98 हुए हैं एलीट इंस्टीट्यूशंस में। कब से कब तक? 2019 से 23 के बीच में। कोटा का एग्जांपल सबको पता ही है, हर साल आप देखते हो कि 17 सुसाइड हो गए, 14 सुसाइड हो गए। NCRB की डाटा पढ़ते हैं या किसी और की डाटा पढ़ते हैं हम, किसी और सर्वे की, तो कहीं ना कहीं आप ये न्यूज़ आपके सामने आती रहती होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्ज़ाम प्रेशर नहीं झेल पा रहे, फेल हो गए, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं कि सॉरी हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आप पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा कि इसमें FIR लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कौन कौन से हैं इसको रोकने के लिए। अभी हमने पढ़ा डाटा, नंबर, और अभी हमने पढ़ा रीज़न भी हमने जान लिए। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में। ठीक है, इसने डीक्रिमिनलाइज किया सुसाइड अटेम्प्ट्स को। ठीक है, अभी तो, और मैंडेट किया फ्री केयर एंड रिहेबिलिटेशन। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2023 में आई थी। इसने टारगेट किया है कि हम सुसाइड रेट्स को 10% कम करेंगे 2030 तक, और इम्प्रूव करेंगे मेंटल हेल्थ सिस्टम को। ठीक है, मनोदर्पण इनिशिएटिव है एक भारत सरकार का, 2020 में लॉन्च हुआ था। ये प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग हेल्पलाइंस। ठीक है, 24/7 व्हाट्सएप पे, और वेबिनार्स कंडक्ट कराता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर। किरण हेल्पलाइन आई 2020 के अंदर, ये भी 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्पलाइन है, हेल्थ हेल्पलाइन है। 13 लैंग्वेजेस में ये। ठीक है, लैंग्वेज जो बैरेज है जो उसको भी गैप कर दिया, जो लैंग्वेज बैरियर है उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, बैरियर को ब्रेक किया। टेली मानस है, ये क्या करती है? ये टेली काउंसलिंग को ऑफर करती है और लिंक करती है स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रिमोट एरियाज़ में। ठीक है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, स्कूल नॉमिनेट करता है वेलनेस एम्बेसडर्स को। ठीक है, काउंसलर्स को फॉर अर्ली इंटरवेंशन। UGC और CBSE मेजर्स ले रहे हैं पिछले 25 साल से। काउंसलिंग हेल्पलाइन है इनकी अपनी एक, और UGC ने अपने 2023 में एक न्यू सुसाइड प्रिवेंशन गाइडलाइंस इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स की बात करें, इंटरवेंशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स की बात करें, IIT खड़गपुर का हमने अभी एग्जांपल लिया, IIT बॉम्बे का भी एग्जांपल लेंगे हम कि इन्होंने कैसे मेंटल हेल्थ पैनल्स यहाँ पे फॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, करिकुलम को थोड़ा सा रिवैम्प किया है, और वेलनेस सेंटर को स्टैंडर्ड किया है ताकि एक तरीक़ा से काउंसलिंग अर्ली स्टेज पे ही प्रोवाइड कराई जा सके। स्टेट लेवल की बात करें, महाराष्ट्र सक्षम बालक अभियान, ये सपोर्ट करता है काउंसलिंग को। एंटी रैगिंग इन्फोर्समेंट तो लागू हो ही चुके हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, और UGC भी एंटी रैगिंग सिस्टम को अभी भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप न्यूज़ सुन लेते होंगे, लेकिन फिर भी UGC एक तरीक़ा से पूरी कोशिश कर रही है कि इसको ज़ीरो कर दिया जाए। अगर कुछ NGOs की बात करें इसमें, अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करें या सिविल सोसाइटी एफर्ट्स की बात करें, तो ये आसरा, ये एक मुंबई बेस्ड हेल्पलाइन है, 24/7 काम करती है फॉर सुसाइडल इंडिविजुअल्स, हेल्प करने के लिए उनको जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। वंदरेवाला फाउंडेशन है, ये इसने अभी तक 17 लाख केसेस को हैंडल किया है 2023 तक। लाइफ लाइन फाउंडेशन है कोलकाता की। ठीक है, ये वर्कशॉप कंडक्ट कराती है स्ट्रेस और एंजाइटी पे। माइंड्स फाउंडेशन है,
ठीक है। इसने अभी तक 2.5 लाख स्टूडेंट्स तक इसने अपनी रीच बढ़ाई है, रूरल मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराई है। दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस हैं, उनका फाउंडेशन है लिव लव लाफ का, ठीक है। ये फोकस करती है अवेयरनेस पे अबाउट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस पे। और ये माइंडरूट फाउंडेशन है राजस्थान की, ठीक है। ये स्कूल में सेमिनार कंडक्ट कराती है और अभी तक ये 15,000 स्टूडेंट्स पे पहुँच है इसकी हर साल की, ठीक है। मेन फोकस को यहाँ होना चाहिए। देखो, हमने गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस और इनिशिएटिव्स को पढ़ा, हमने एनजीओज़ को भी पढ़ा, तो आपका कहीं ना ये एक आंसर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। और मैंने ज़्यादा बड़े बड़े इसमें नहीं लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि टू द पॉइंट जितना आप पढ़ेंगे ना, आपको उतना जल्दी, मैं लिखने को तो इतना लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकता हूँ, लेकिन आपको पेपर में तो याद रहेगा नहीं ना। तो आपको बस इतना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए। टू द पॉइंट आपको आंसर याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक होलिस्टिक वे में पढ़ा रहा हूँ और टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो आसानी से आपको याद रहे। की फोकस और चैलेंजेस क्या है, की फोकस की बात करते हैं। सबसे पहले गेट कीपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या, जो टीचर्स हैं और जो पीयर्स हैं फैमिली के, जो एकदम उसके साथ रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स को जो रिस्क में है उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक प्रेशर को रिड्यूस करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें रिफॉर्म किया है, ठीक है। वेलनेस वीक्स होने चाहिए, पढ़ाई से अलग, एकेडमिक प्रेशर से अलग इनको वेलनेस वीक ज्वाइन कराना चाहिए। क्या, कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, काउंसलिंग सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस को थोड़ा सा इसमें हल्का किया जाना चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर ना दिया जाने चाहिए, ठीक है। और ये जो हेल्प है ना, जैसे हमारे देश के अंदर क्या है ना, कतराते हैं हेल्प मांगने में, ठीक है। तो एनजीओज़ को और स्कूल्स को ना अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, ताकि इस जो हेल्प को जो लोग मांगने में शर्माते हैं ना, उसको नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। मैं आपको बताता ना, ग्रुप यूएसए के अंदर बैठते हैं इस तरीक़ा से, कैंसर ग्रुप्स हो गए या कोई और ग्रुप हो गए, और रिहेबिलिटेशन ग्रुप्स होते हैं, वो जो ड्रग यूज़र्स होते हैं। तो इसी तरीक़ा से ये भी एक तरीक़ा का ग्रुप होना चाहिए ना, इसको नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए कि भाई आप ठीक है, आप मेंटल किसी ट्रॉमा के अंदर हो, हम बैठ के बात कर सकते हैं इस चीज़ में। आप इसको इतना बड़ा मत समझिए कि आप अपना जीवन ही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जीवन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है ना, क्योंकि जीवन पड़ा हुआ है सारा, और आपने एक छोटी सी गलती आपका ख़त्म कर सकती है सब कुछ, आपके माँ बाप, आपका फ्यूचर, आपका सब एकदम सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, ठीक है। जो इम्प्लीमेंटेशन, अब बात करें इशूज़ की, तो जो ट्रेंड काउंसलर हैं उनकी कमी है कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर। जो हेल्प है कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट हैं उन तक रीच नहीं पहुंच पाती है, या उनकी काउंसलिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, जिनको रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट या बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक हर्डल का काम करती है। तो बात करें, भारत का जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या हर जगह जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं जो भी भारत का है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे आईआईटी के अंदर हो, भारत का भविष्य वही है, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके के मेंटल ट्रॉमा में है, तो हमको सिविल सोसाइटीज़ को, एनजीओज़ को, गवर्नमेंट को मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस चीज़ में सुधार करने के लिए, ताकि कोई बच्चा अपना जीवन को ख़त्म ना करे, और उसको हेल्प प्रोवाइड करी जानी चाहिए अर्ली फेज़ में ही, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, क्वेश्चन आ चुका है 2023 में वुमेन सुसाइड के ऊपर। तो इसी तरीक़ा से ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी, स्टूडेंट्स सुसाइड का, ठीक है। पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स में ट्रिगर हंड्रेड्स ऑफ डोरमेंट वोल्केनोज, ठीक है, ट्रिगर कर सकते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज अपना असर दिखा रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अब ये जो ग्लेशियर जो मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइज तो ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। रोज़ हम न्यूज़ पढ़ते हैं सी लेवल राइज बढ़ रहा है, कोस्टल सिटीज़ को खतरा है, या बाकी और भी जो सिटीज़ हैं इनलैंड में भी, उनको भी तो खतरा हो सकता है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोस्टल सिटीज़ पे अपना असर दिखाएगी। लेकिन इसका एक मेन कंसर्न स्टडी में निकल के आया है कि जो डोरमेंट वोल्केनोज हैं, जो आपने डोरमेंट पड़े हुए हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस, वो भी इससे ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे है, इस बारे में हम पढ़ेंगे आपको पूरी तरीक़ा से होलिस्टिक अप्रोच में, ठीक है। एक न्यूज़ स्टडी आई है कि भाई जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं डोरमेंट वोल्केनोज को, जैसे कि आइस जो है वो रिसीड कर रही है,
ठीक है। तो जैसे आइस मैं दिखाता हूँ आपको कि ये अभी आइस है, ठीक है, ये आइस है, ये अभी आइस है, इसके नीचे है वोल्केनो, ठीक है, ये लावा है, मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा है, ये फ्लो कर रहा है यहाँ से। अब जैसे ही ये आइस शीट है, ये बहुत बड़ा माउंटेन है आइस का, जैसे ही ये ख़त्म होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये जो प्रेशर है ये कम होगा, और ये जो सरफेस है यहाँ से मैग्मा निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन हुई कि नहीं हुई। जब यहाँ पर अगर मैं इसको मान के चलूँ कि ये एक वोल्केनिक पीक है, अगर अब मैं सभी भूल जाऊँ जो भी लिखा हुआ, इसके नीचे से मैग्मा फ्लो कर रहा है, तो मेंट्स में से निकल के जब एक माउंटेन में से निकल जाता है यहाँ से, तो यहाँ से तो बिल्कुल आराम से निकल सकता है ना। तो यही इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीक़ा से ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से किस तरीक़ा से वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, क्योंकि ये तो नीचे बह रहा है ना लिथोस्फीयर में मैग्मा, ठीक है। इसको तो बस एक स्पेस चाहिए निकलने के लिए, यहाँ से ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। जिस दिन ये यहाँ से हट गया, जिस दिन ये यहाँ से हट गया, तो ये तो उसका एरिया खाली हो गया ना यहाँ से निकलने के लिए, तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है। यही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये क्यों है, ये किस तरीके, जो ग्लेशियर रिट्रीट है यानी कि जो ग्लेशियर का पिघलना है वो क्या करेगा, प्रेशर को रिलीव करेगा, कम करेगा वो प्रेशर को, ठीक है। और जो मैग्मा बह रहा है नीचे नीचे उसकी इरप्शन हो जाएगी, हमने पीछे पढ़ा अभी। अब जो रीजन्स हैं जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, चिले हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका में, अलास्का हो गया, अमेरिका की जो टेरिटरी है कनाडा के ऊपर, मैं दिखाऊंगा अभी आपको मैप में, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल एरियाज़ हैं, ठीक है। और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो रिलीज़ कर सकती है क्या, गैस, उस गैस से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ठीक है। एक डेंजरस साइकिल क्रिएट हो सकती है। किस तरीके की डेंजरस साइकिल, मोर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मोर रेन, मोर रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, मोर मेल्टिंग ऑफ राइस, ये सब हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये एक डेंजरस साइकिल बन सकती है कहीं ना कहीं इन सब से। अब ये देखते हैं कि किस तरीक़ा से ये जो बेसिक मैकेनिज्म है इसका वॉल्केनिक इरप्शन का, ये किस तरीक़ा से काम करता है। तो सबसे पहले तो वेट रिमूवल है, एक वेट है उसके ऊपर, ग्लेशियर एक एक्ट करता है कि हैवी वेट की तरह, ठीक है। और जो अर्थ का क्रस्ट है और जो मैग्मा चैम्बर्स हैं उनको नीचे पुश कर रहा है ना ये। अगर मैं इसी को समझूं कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नीचे कंप्रेस कर रहा है। आप मान के चलो कि नीचे मैग्मा बह रहा है सारा, ये मैग्मा बह रहा है नीचे, ठीक है, तो इसको तो कंप्रेस कर रहा है ना नीचे। अब जैसे ही ये यहाँ से हट के यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई कि अब तो नहीं रहा, ठीक है, ये इतने साल पहले की बात, तो अगर आपकी बात करें तो ये जितना भी मैग्मा है ये ऊपर आएगा ना सब तैर के। तो यही ये बात बता रहा है कि जो ग्लेशियर हैं वो हैवी वेट की तरह काम करते हैं और जिसको प्रेसिंग डाउन करते हैं अर्थ की क्रस्ट को और मैग्मा चैम्बर्स को, ठीक है। जब ये वेट जो है कम हो जाएगा तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से, तो ये मैग्मा बाहर निकल के आएगा ना, ठीक है, तो वेट रिमूवल हो जाएगा। दूसरा है आइसोस्टेटिक रिबाउंड, यही हम पढ़ रहे हैं तब से। अगर मैं इसको एक टेक्निकल नाम दे दूं तो इसी को आइसोस्टेटिक रिबाउंड कहते हैं। क्या होता है कि ये एक बॉडी है, ठीक है, माउंटेन है, ये एक फीचर है, लैंडफॉर्म फीचर है, ये अपना प्रेशर डाल रही है नीचे की तरफ। अब जब ये लैंडफॉर्म फीचर यहाँ से गायब हो जाएगा तो इसी को तो रिबाउंड कहते हैं। यही तो होता है आइसोस्टेटिक रिबाउंड। ये क्या करता है, ग्रेविटी को इक्वल करता है, इसी को कहते हैं आइसोस्टेसी। अगर मैं आपको एकदम जीएस की लैंग्वेज में बताऊं तो, ठीक है, ये इसको कहते हैं आइसोस्टेसी रिबाउंड, ठीक है। कि अभी तक तो यहाँ पर जो ही कंप्रेशन हो रहा था, ये कंप्रेशन नीचे की तरफ, और जैसे ये बॉडी यहाँ से रिमूव हो गई, इसने अपना रिबाउंड स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी पहले इसका इतना था, अब ये यहाँ पे आ गया इसकी, ठीक है, हाइट जो है, तो यही है रिबाउंड, ठीक है। तो आइसोस्टेटिक रिबाउंड क्या होता है कि अपवर्ड रिबाउंड्स अपवर्ड ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कम हो गया ना, और इसी प्रोसेस को कहते हैं आइसोस्टेटिक रिबाउंड, ठीक है। अब जो मैग्मा है उस पर भी प्रेशर कम हो गया, ये क्या करेगा, इससे मैग्मा एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो और फैलेगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो वो लेस विस्कस होगा, ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा विस्कस होता है तो ट्रैवल नहीं कर पाता, लेस विस्कस होगा तो ज़्यादा एरिया को ट्रैवल करेगा ना। और जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेज हैं, कई प्रकार की गैसेज हैं मिलियंस ऑफ टन में जो अभी तक ट्रैप्ड हैं, ठीक है, नीचे beneath द सरफेस, वो ट्रिगर हो जाएंगी और उनका ट्रिगर अगर इरप्शन हो गया तो एटमॉस्फेयर में गैसेस हो जाएंगी और ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये इरप्शंस हैं ये मोर फ्रीक्वेंट क्यों हो चुकी हैं आज के टाइम में। तो जो डीकम्प्रेशन है ना, डीकम्प्रेशन का मतलब होता है जो कंप्रेस हो रहा है उसका उल्टा,
डीकम्प्रेशन, अब कंप्रेशन नहीं हो रहा है। ये एक काम करती है, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है ना, अगर आपने कोई सोडा की बोतल देखी होगी या कोक की बोतल देखी होगी, जब आप उसका लिड को खोलते हैं, उसका ढक्कन को खोलते हैं, तो सडन गैस एक्सपेंशन होता है ना, एकदम झाग निकल जाते हैं उसको, तो यही काम होता है डीकम्प्रेशन का। वो जो मैग्मा, जो लावा है उसमें, जो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एकदम से इरप्ट करेगा ना एक्सप्लोसिव वे में, तो यही है, इसलिए इरप्शन वायलेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्योंकि एक सडन गैस एक्सपेंशन होता है, और जो मैग्मा है उनका जो रिजर्वायर है वो तो बिल्ड हो रहा है ना टाइम टू टाइम। आप देखो कि पहले इसमें लावा यहाँ तक था, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ मिलियंस ऑफ ईयर में लावा यहाँ तक पहुँच गया ना, यहाँ तक। तो ये जो रिजर्वायर है उनका, वो भी तो बढ़ रहा है ना टाइम टू टाइम, और ये एकदम एक्सपेंशन होगा, ये एकदम एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है, इरप्ट करेगा एकदम एक्सप्लोसिव वे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं इस चीज़ के, जैसे कि आइसलैंड में हुआ था। आइसलैंड में क्या हुआ था कि जब उस टाइम पे आइस एज चल रही थी वहाँ पे, आइस एज के बाद जब आइस एज ख़त्म हुआ तो आइस पिघल गई, ग्लेशियर सारे पिघल गए, ग्लेशियर रिट्रीट हुआ, तो वोल्केनिक सर्ज वहाँ पे बढ़ गया बहुत ज़्यादा, कितना 30 to 50 टाइम्स हाइयर, ठीक है। अगर बात करें आज की, इरप्शन रेट जो था वो 30 से 50 गुना बढ़ गया। ऐसी बात करें ये चोशुएंग को वोल्केनो जो था चिले के अंदर, इसमें भी ये जो सप्रेस कर रखा था ग्लेशियर्स ने इसको, जैसे ही यहाँ पर ग्लेशियर रिट्रीट हुआ तभी वहाँ पर एक्सप्लोसिव इरप्शन हो गया, लोकल क्लाइमेट को वहाँ के को इफेक्ट कर दिया था। अब बात करते हैं वेस्ट अंटार्कटिका की। इसके नीचे अभी भी जो एक ना लार्ज वोल्केनिक रिफ्ट सिस्टम है वेस्ट अंटार्कटिका के नीचे, ठीक है, और इसके नीचे 100+ वोल्केनोज हैं आइस के नीचे। जिस तरीक़ा से मेल्टिंग हो रही है ना आइस की, ठीक है, ये कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं न्यू इरप्शंस को, और फिर एक साइकिल बनेगी, फिर लूप बनेगा। कैसे? मोर इरप्शंस मोर वार्मिंग मोर मेल्टिंग, जितना ज़्यादा इरप्शन होगा उतनी ज़्यादा गर्म होगी। तो वेस्ट अंटार्कटिका जो एरिया है, इसमें ये वोल्केनिक रिफ्ट के ऊपर है, और इसमें अभी भी 100+ वोल्केनोज हैं जो नीचे हैं बीनीथ द सरफेस, ठीक है। अगर ये अलग और रीजन्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, रशिया है, जो इनके ग्लेशिएटेड वोल्केनिक जोन को कहते हैं, ठीक है, ये भी रिस्क पे हैं ग्लेशियर श्रिंक की वजह से, ठीक है। ये बात करते हैं कि भाई जो मेल्टिंग ग्लेशियर है वो एक्ट करता है, जैसे प्रेशर कुकर पे से लिड हटा देते हैं ना एकदम से, देखा होगा आपने, एकदम इरप्ट होता है, उसमें से गैस निकलती है, उसी तरीक़ा से काम करते हैं। मोर फ्रिक्वेंट इरप्शंस होंगे, और वो भी ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर एकदम रिड्यूस होगा ना, तो वो एकदम इरप्ट होंगे, एकदम बस्ट होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज तो एक्सेलरेट कर ही रहा है ना इन सबको, ग्रीन हाउस गैसेस को एक तरीक़ा से। तो ये हमने जाना ये सब के बारे में। ये एक मैप है छोटा सा, ठीक है, ये वो एरियाज़ हैं, अंटार्कटिका है, ये वेस्ट अंटार्कटिका है इसका, ये चिले साउथ अमेरिका का रीजन है, यहाँ पर चिले कंट्री है ये, ठीक है, ये चिले कंट्री है। यहाँ पर बात की, ये अलास्का है, ये आइसलैंड है, ठीक है। ये सारे रीजन्स हैं जो जहाँ पर जो है ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, और ये जितने भी रेड में हैं यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है पास्ट में भी, और यहाँ पर रिकॉर्ड है कि नीचे इनके वोल्केनोज हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्ट सिस्टम के ऊपर हैं सभी। ये अपना अंटार्कटिका हो गया, ये अपना अलास्का हो गया, और ये अपना साउथ अमेरिका का पार्ट हो गया चिले का, ठीक है। तो ये मैप है, इसको आप याद रखना। और इस तरीके का ना क्वेश्चन आपका GS 1 में भी पूछ सकता है ज्योग्राफी में, और GS 3 में पूछ सकता है अपना इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में, ठीक है। तो ये हमने जाना, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये आर्टिकल आया द हिंदू के अंदर, ठीक है, द हिंदू के अंदर आया था ये आर्टिकल वाले पेज पे सबसे पहला आर्टिकल यही था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि जो इंडिया का जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, रेशो है, वो 93 है, कितना 1 लाख लाइव बर्थ पे। ये 2019 से 21 का डाटा है, ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले 130 था, ठीक है, 130 से घट के ये 93 पे आया है, और उम्मीद करते हैं कि इससे भी नीचे ही जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए एक दिन। तो लेकिन फिर भी कुछ रीजनल डिस्पेरिटीज़ हैं, जैसे केरला का लोएस्ट है और असम का हाईएस्ट है, 167 है। अब बात करते हैं मैटरनल डेथ की, ठीक है। मैटरनल डेथ है क्या? WHO की डेफिनेशन की बात करें तो एक जो वुमेन है जिसकी डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर विदिन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी के जो इश्यूज़ होते हैं, या 42 दिन के अंदर की बात करें प्रेगनेंसी के बाद, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो जाती है वुमेन की, तो उसको कहते हैं मैटरनल डेथ। और इसको मेज़र करने का तरीका है 1 लाख
लाइव बर्थ पे, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का डाटा कहता है इसको। इंडिया के अंदर ये कितना है 93, ठीक है। अब ये जो है मैटर क्यों करती है मैटरनल मॉर्टिलिटी, क्यों मैटर करती है मैटरनल हेल्थ, क्योंकि ये एक की पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर है, ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को रिफ्लेक्ट करता है वुमेन की, ठीक है, वुमेन स्टेटस को बताता है कि सोसाइटी के अंदर, जेंडर इक्विटी को बताता है कि भाई वुमेन जो है वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, अगर उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो किस तरह की जेंडर इक्विटी हुई, अगर हमने उसकी हेल्थ को एक तरीक़ा से नेग्लेक्ट कर दिया तो ये किस तरीक़ा की इक्विटी हुई, जेंडर इक्विटी। और किस तरीक़ा का हम गवर्नेंस का मॉडल बात करते हैं, अगर हम स्टेट या नेशनल हेल्थ की बात करें तो ये गवर्नेंस का भी तो फेलियर हो गया ना। और ये जो मैटरनल मॉर्टिलिटी है, वुमेन की जो डेथ होती है प्रेगनेंसी के टाइप पे, इसको मोस्टली तो प्रिवेंट किया जा सकता है अगर इसको टाइमली केयर दी जाए, स्किल्ड बर्थ केयर अटेंडेंस हो, ठीक है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हों और बेसिक फैसिलिटीज़ हों उस टाइम पे कम से कम। सरकारी हॉस्पिटल्स अगर बात करें ना, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं ना गांव के, बड़े अच्छे रीजन्स की बात मैं करूँ अगर दिल्ली के आसपास के एरिया की, उनमें भी अभी भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ नहीं है और बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी आंखों देखी चीज़ें। उनमें लाइट भी नहीं है, लाइट की भी फैसिलिटी नहीं है, और रात में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, लाइट भी नहीं होती उनके अंदर, ठीक है, तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और ये अगर ये भी बेसिक फैसिलिटीज़ भी होना तो बहुत ज़्यादा जो डेथ है ना उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ग्लोबल कमिटमेंट की बात करें तो SDG 3.1 के टारगेट है ये कि भाई जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है उसको 70 से कम लेकर आओ 2030 तक, और हमारी कितनी है 93, ठीक है, तो अभी भी हम पीछे हैं ना कहीं, तो अभी भी हम पीछे हैं। की चैलेंजेस की बात करें तो ये देबोरा मेन मॉडल है कि ये बात करता है 3 डिले फ्रेमवर्क्स की। 3 डिले, पहला तो डिले इन डिसीजन, क्या है, सोशल स्टिग्मा है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, हॉस्पिटल नहीं जाना, अभी भी सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन के नाम पे कि हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, सिजेरियन बच्चा नहीं कराना है, इस तरीका का अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि किस तरह के फैसिलिटी स्कीम सरकार प्रोवाइड करा रही है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है। डिले इन रीचिंग केयर, क्यों, यहाँ गांव है और यहाँ अपना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इसके बीच में पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। डिले इन रीचिंग केयर, पुअर ट्रांसपोर्ट है रिमोट ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। डिले इन रिसीविंग केयर, क्यों, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट हैं, स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो ब्लड को डोनेट किया करवाया जाता है ताकि एक ब्लड बैंक बनाया जा सके। ब्लड की कमी है और ऑपरेशन रेडनेस की कमी है एक हॉस्पिटल के अंदर। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको कि एक हॉस्पिटल में अगर 4 केस आ गए, ठीक है, लेकिन डॉक्टर तो लिमिटेड है ना, या फिर अगर बात करें मशीन्स की जो ऑपरेशन में यूज़ होती हैं वो तो 1 या 2 ही है ना बस, तो आप कैसे इन बाकियों को ऑपरेशन करोगे, ठीक है। ऑपरेशन रेडीनेस नहीं है, शॉर्टेज है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, ये रहे गैप्स, ठीक है। 2856 आउट ऑफ 5491 जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वो फंक्शन करते हैं एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है ना कि जहाँ पर फर्स्ट रेफरल किया जाता है कि आपका यहाँ पे तो इलाज हो ही जाएगा हर हाल में, वो भी आधे ही हैं, 50% हैं। अगर बात करें हम 5500 कम्युनिटी सेंटर्स की तो उसमें से 2800 ही हैं जिनको जो फंक्शन करते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट्स की तरह। और स्पेशलाइज्ड पोस्ट की बात करें नर्सिंग स्टाफ की, डॉक्टर्स की, तो वो खाली पड़ी हैं 66% पोस्ट, तो ठीक है। ये चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो जाती है, सेप्सिस, अनसेफ अबॉर्शंस हो जाते हैं, ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कुछ, ठीक है। उसके बावजूद अगर उससे भी आगे बच गए तो जो अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे कि एनीमिया, वुमेन के अंदर मैंने आपको एनीमिया का एक टॉपिक पढ़ाया था पास्ट में, ठीक है, आप देखना उसको चेक करने में डालूंगा मैं ना एक इंडेक्स डालूंगा सभी टॉपिक्स का, ताकि आपको ना ढूंढने में ना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही डाल दूंगा कि कौन सा टॉपिक मैंने किस दिन पढ़ाया है, ठीक है, कौन सा टॉपिक मैंने किस दिन पढ़ाया है, इस तरीके के इंडेक्स बना के दे दूँगा मैं आपको, ताकि आप उसको किसी भी वीडियो को किसी भी टाइम देख सकें किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है। तो एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बॉडी में ब्लड में आयरन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, टीबी के ऊपर आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, टीबी एक बहुत बड़ा प्रेवलेंट इशू है हमारी कंट्रीज़ के अंदर, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया,
ठीक है। तो ये भी एक अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं जो इन सब कॉम्प्लिकेशंस के अलावा भी इश्यूज़ हैं वुमेन के लिए। एनीमिया तो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब बात करते हैं सरकार के इनिशिएटिव की। इसमें सरकार ने क्या काम किया है। अभी तक हमने बात की डाटा की, बात की, अभी हमने चैलेंजेस की बात की, अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। तो जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं हम। ये इंसेंटिवाइज करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। कैसे? कैश असिस्टेंस दे के किसको? मदर्स को और आशा वर्कर्स को, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये क्या करता है? ये फ्री डिलीवरी देता है। किस चीज़ की? ट्रांसपोर्ट की और डायग्नोस्टिक्स की। किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमन के लिए, ठीक है। ये कहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है? उन रूरल एरियाज़ में जिनमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है और जिनमें हेल्थ केयर सेंटर्स में पहुंचने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, या कन्वीनियंस ही नहीं है पहुंचने के लिए, तो फ्री डिलीवरी दे रहा है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। ऑपरेशनलाइज करेंगे एफ आर यूज़ को। क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को। मिनिमम 4 FRU होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ब्लड की शॉर्टेज ना हो और स्पेशलिस्ट की कमी ना हो, ऐसे FRUs में, ठीक है। फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में इनकी कमी ना हो, स्पेशलिस्ट की और ब्लड शॉर्टेज की कमी ना हो, स्टोरेज की, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 4 बनाए जाएंगे। मैटरनल डेथ रिव्यू होगा, ठीक है। मैंडेटरी होना चाहिए कि हर डेथ को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको रिकॉर्ड किया जाए, रिव्यू किया जाए उसका कि क्या प्रॉब्लम हुई, बेसिक जो उस टाइम पे इशू था वो क्या था, ठीक है, ताकि जो गैप्स हैं उनको भरा जा सके। इसलिए ये जो ऑडिट्स हैं ये ज़रूरी हो जाती हैं। सक्सेसफुल केस स्टडीज़ की बात करें तो केरला का मॉडल को तैयार किया जाना चाहिए। जैसे केरला का मॉडल ऑफ सक्सेस है, क्योंकि भाई देखो आपने पढ़ा था ना, सबसे कम कहाँ पर है जो मैटरनल मोर्टेलिटी, केरला के अंदर है ना। तो केरला का मॉडल अपनाना चाहिए ना। तो केरला का मॉडल ने क्या किया? फोकस्ड किया क्लिनिकल ट्रेनिंग को, ठीक है। इमरजेंसी रेडीनेस की बात की इन्होंने। रैपिड रिस्पांस टूल जैसे कि यूट्रेन क्लैम्प्स जो होते हैं उनको इन्होंने प्रोवाइड कराया टाइम पे, ठीक है। इमरजेंसी रेडीनेस रखी, फोकस किया क्लिनिकल ट्रेनिंग को। तो ये मॉडल ऑफ सक्सेस को अपनाया जाना चाहिए बाकी स्टेट्स में भी। वे हेड की बात करते हैं जो EAG स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, ठीक है। 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो स्टेट्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक जो थोड़े से ये इस तरीक़ा के जो इश्यूज हो जाते हैं ना, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट डेथ्स हो जाती हैं, उनमें ये स्टेट्स थोड़े से पीछे हैं, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हायर कीजिए मोर स्पेशलिस्ट्स को, बिल्ड कीजिए मोर रोबस्ट फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को, और इम्प्रूव कीजिए लोकल हेल्थ लिटरेसी को, ठीक है। लोकल हेल्थ लिटरेसी होनी चाहिए, लोगों को लिटरेट होना चाहिए ना हेल्थ के बारे में, ठीक है। पता होना चाहिए कि ये भी एक इशू है बहुत बड़ा, ठीक है। स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज को, जैसे कि 24/7 ब्लड बैंक हो, 24/7 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, और सर्जिकल कैपेबिलिटी की सुविधा होनी चाहिए रूरल एरियाज़ के अंदर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पर बल्ब भी नहीं होता ना, जहाँ पर लाइट भी नहीं होती रात के टाइम में, वहाँ पर सर्जिकल कैपेबिलिटी देनी होगी। इतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। एम्पावर करना होगा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कैसे? आशा वर्कर्स हो गए, ठीक है। इनको ट्रैकिंग, फैमिली काउंसलिंग, और इनको एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर के बारे में इनको ट्रैक करना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। किसको? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को। अर्ली केयर की बात की जानी चाहिए, ठीक है। अर्ली केयर को इंश्योर करना चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, कहाँ पर? आंगनवाड़ी केंद्र में, ठीक है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए, एनीमिया की कमी होती है, और इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे केरला की जैसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रेप्लिकेट करना चाहिए कि ऐसे स्टेट्स में जो स्टेट्स पीछे रह गई हैं अपने, ठीक है, ताकि इस अप्रोच से बाकी स्टेट्स को भी, बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये जो मैटरनल डेथ्स है ये प्रिवेंटेबल है। अगर टाइमली क्वालिटी केयर, बेटर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किए जाएँ टाइम पे, तो ये प्रिवेंट हो सकती है। और हमने सरकार की स्कीम जानी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, और हमने जाना कि अपना जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये सभी हमने जाना। ये होना चाहिए, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, मैटरनल डेथ रिव्यूज़ होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, और कहीं पर जो सक्सेसफुल मॉडल है उनको रेप्लिकेट करना चाहिए,
ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को एम्पायर करना चाहिए और अर्ली केयर को इंश्योर करना चाहिए और रेप्लिकेट करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को। ये हमने जाना मैटरनल मॉर्टिलिटी के बारे में, आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कोई 250 वर्ड का आंसर लिखवाए तो आराम से यहीं से लिख दीजिए आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आपका आंसर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है यहाँ तक, यहीं से नोट्स बनाइए आप अपने और यहीं से ही रिवीजन कीजिए। मैं बहुत जल्दी ना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करूँगा, जैसे ही व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो मैं एक टेलीग्राम चैनल अपना स्टार्ट कर दूँगा। उस पर क्या होगा कि मैं अपने जो PDFs हैं उनको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है, जहाँ से आपको रिविज़न करने में आसानी हो। एक बार छोटी सी रिविज़न कर लेते हैं टॉपिक्स की जो हमने आज की है। ज्ञान भारत मिशन के बारे में जाना हमने। मैनूस्क्रिप्ट्स को जो इंडियन मैनूस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको डिजिटाइज करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिशन है ये। मैटरनल मॉर्टिलिटी के बारे में हमने जाना, ये अभी पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा। ठीक है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप मिशन किसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। फंड्स की कमी से स्टूडेंट्स की जो उनको प्रोविजनल लेटर मिलना था वो नहीं मिल पाया, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, फंड्स की कमी के चक्कर में। मेल्टिंग ग्लेशियर ट्रिगरिंग वोल्केनोज, ये हमने आर्टिकल पढ़ा कि किस तरीक़ा से ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है और जो लोड है अर्थ के क्रस्ट पे वो कम होता है, जिससे जो नीचे का जो मैग्मा है उसको निकलने के लिए जो स्पेस है वो मिल सकता है, मिलेगा भी इन फ्यूचर अगर इसी तरीक़ा से मेल्ट होते रहे तो ये काफ़ी एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल कंसर्न बन जाता है। ठीक है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये और GS1 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी की बात करें तो। स्टूडेंट सुसाइड की बात की हमने, 2023 में क्वेश्चन पूछा था वुमेन सुसाइड के ऊपर, तो स्टूडेंट सुसाइड के बारे में हमने बात की। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की, मनोदर्पण, नैप किरण, मनोदर्पण और किरण हेल्पलाइन की बात हमने की। ठीक है, 24/7। और NGOs की हमने बात की, जो NGOs काम कर रहे हैं इसी फील्ड में। और हमने मैपिंग की बात की, प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं तक थे और मिलते हैं अगले टॉपिक में 10 जुलाई के में, यहीं से रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।